हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज का टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। वीडियो का पार्ट नंबर 23 में सारे पार्ट्स रिवाइज कर लें। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाय सर्चिंग चैनल नेम यू कैन ज्वाइन इट, और वहाँ पे सारा पीडीएफ रख लीजिएगा क्योंकि रिवीजन में काम आएगा। ओके, और सारा टॉपिक जो आपका सिलेबस में मेंशन है और सिलेबस के अनुसार हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो अगर लेक्चर को देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। 20 क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में बनने वाला है। पेपर वन का तो देखिए कोर्स है, बहुत कम प्राइस में, नॉमिनल प्राइस में लॉन्च किया हूँ। ओके, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश से अगर प्रॉब्लम होगा पेपर वन में तो उसको आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। बेसिक टू एडवांस वगैरह पढ़ सकते हैं। बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट किया हूँ, एकदम हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। इंक्वायरी वगैरह कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। अभी वर्तमान बात किया जा रहा है। एक क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया गया था, लेकिन जब अभी करंट अफेयर आया, जून 2022 का डेटा अपडेट हुआ, तो जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वह चेंज हो गया। तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ हर एक लेक्चर देखिए। नहीं तो बहुत पहले जो है दूसरा सुपर कंप्यूटर पढ़ाया था, अब डेटा चेंज हो गया। तो मैं क्या करूँ, हर एक 2 साल के बाद डेटा अपडेट होता है। 1993 से स्टार्ट हुआ था ऐसे चूज करना कि कौन कौन जो कंप्यूटर है फास्ट है, तो 2 साल के बाद अपडेट होते रहता है। तभी 2020 में अपडेट हुआ था और फिर 2022 में अपडेट हुआ। तो जो नया अपडेट आया उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराना वाला है वो रहेगा ही, चेंज हो गया। तो वही क्वेश्चन आ गया है कि कौन जो है दुनिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। फोगाकू जापान का है, फ्रंटियर अमेरिका का है, परम सिद्धि इंडिया का है और तिहाने चाइना का है। बताइए कौन है। इसका आंसर होगा फ्रंटियर। फ्रंटियर देखिएगा अभी नंबर 1 पे बन चुका है। नंबर 1 पे है 1.1 एक्साफ्लॉप्स इंटर किया गया। इसका स्पीड 1.1 एक्साफ्लॉप्स में चला गया है। तो यह जो है जापान के फोगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया। पहले जापान का फोगाकू नंबर 1 पे था, लेकिन अब नंबर 2 पे यह पहुंच गया। ओके, फ्रंटियर नंबर 1 पे है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, फ्रंटियर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड इन जून 2022। आंसर हो गया आपका बी। आइए थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि आखिर होता क्या है। ये जो सुपर कंप्यूटर देख रहे हैं, फ्रंटियर देख लीजिएगा। फ्रंटियर डिथ्रोन्स फोगाकू वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ओके, यह आपका द हिंदू का एक आर्टिकल था, उसमें आया था। तो इसका स्पीड देखिएगा 1.1 देखिएगा क्विंटिलियन है। क्या है? क्विंटिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड है, फ्लॉप जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो इतना एक्सा फ्लॉप्स चला गया है। एक्सा में 10⁻18 होता है ना, एक्सा में 10⁻18 होता है। पेटा में 10 आपका देखने को मिलेगा 15 होता है। तो ये सब कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। तो 10⁻18 में पहुंच गया है इसका स्पीड। 1.1 इंटू 10⁻18 एक्सा फ्लॉप्स कर लीजिएगा। तो इतना चला गया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्लॉप्स FLOPS और एक होता है MIPS। दो जो चीज़ होता है वह कंप्यूटर में इसका स्पीड को पता करने के लिए यूज होता है। FLOPS का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो कि लिखा हुआ भी है। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बोथ ऑफ दीज आर यूज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। अब कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए चर्चा कर देता हूँ, तो देख लीजिएगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं फोगाकू जो जापान का है, क्या है, जापान का जो फोगाकू सुपर कंप्यूटर है वह जो है सभी नंबर 2 पे है। इंडिया में अगर थोड़ा सा बात कीजिएगा, इंडिया में तो परम सिद्धि AI अगर नाम दे, परम सिद्धि AI जो है सभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया के है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसको देखिएगा, अगर इंडिया में फादर ऑफ आप लोग सुपर कंप्यूटर बोलिएगा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया विजय P भाटकर को कहा जाता है। विजय P भाटकर इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था उनको जो है डेवलपमेंट करने में। ओके, कंप्यूटर में अगर पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। अगर पहला अगर है तो इंपॉर्टेंट डेट भी है कि कब लॉन्च किया गया था, तो 1991 में लॉन्च किया गया था। तो इसको थोड़ा सा याद रख लें। 1991 में जिस समय LPG रिफॉर्म आया था, उस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आंसर इज फ्रंटियर, अमेरिका का है, याद रख लीजिएगा। 1.1 एक्साफ्लॉप्स इसका स्पीड वगैरह हो गया है। दो चीज होता है, फ्लॉप्स और MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल फॉर अ कंप्यूटर। कौन जो है कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है? एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर या फिर शेयरवेयर। कौन देखिए इसमें हानिकारक है? तो आप लोग को पता होगा वायरस जो होता है कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। बोलते हैं कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। क्या आ गया? कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो जलवाइए एंटीवायरस क्योंकि लावेस्टा वगैरह डलवाइए तो ठीक हो जाएगा। वायरस का फुल फॉर्म भी होता है, ऐसे नहीं है ना, वायरस इसका नाम है तो इसका फुल फॉर्म भी है वायरल इंफॉर्मेशन। क्या है? वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। रिसोर्स शॉर्ट में लिख दूं, रिसोर्स अंडर सीज। SEIJD होता है ना, सीज, और एक होता है CEAG। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं?
तो देख लीजिएगा, वायरस जो होता है ऐसे क्या होता है, एक तरह का आप लोग को बोल सकते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को हार्म करता है। अगर वायरस को हटाना होता है या जनरली चाहते हैं कि वायरस आपको कंप्यूटर जो उससे कंप्यूटर में वायरस ना आए, तो आप लोग एंटीवायरस यूज करते हैं। क्या करते हैं? एंटीवायरस। जिस तरह से जहर को काटने के लिए एंटीडोट का यूज किया जाता है, उस तरह से वायरस को काटने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। भारत में दिखने वाला जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था सी ब्रेन। कौन था? सी ब्रेन। कौन डेवलप किया गया था? पाकिस्तान ऐसा हरकत किया था, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा हरकत किया गया था। दो भाई थे, आपस में मिलजुल कर प्रोग्राम बनाए और बोले कि चलो भाई अपना दिमाग लगाए और जो है सी ब्रेन बना दिए और इंडिया में भेज दिए। और जब सी ब्रेन आया था इंडिया में, तो वह जो है फ्लॉपी डिस्क को अफेक्ट किया था, जिसका कैपेसिटी 1.44 MB होता है। आंसर इज वायरस। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। व्हाट वाज द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप लोग को पढ़ाए थे कि पहले के जमाना में वगैरह में है तो कंप्यूटर क्या था, उतना एडवांस नहीं था। लेकिन आज जो देखिएगा आपका जो हाथ में जो फ़ोन है, ओके, जिसको आप लोग मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ओके, मोबाइल फ़ोन मिनी कंप्यूटर में आता है, तो देखिए कितना सारा काम कर सकता है। इसीलिए इसके स्मार्टफोन बोलते हैं। बहुत सारा काम कर सकता है। आप लोग जो चीज़ चाहिएगा सो चीज़ बैठे बैठे मोबाइल से कर लीजिएगा, ओके। तो उसको स्मार्टफोन कहा जाता है। तो प्रथम पीढ़ी जो था कंप्यूटर उस समय इतना एडवांस नहीं था, ओके। तो आपको बस बताना है कि मेन कंपोनेंट जो है से क्या यूज हुआ था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। सबसे पहले तो आपको याद होगा, कितनी बार बता चुका हूँ कि 1945 या 1946 में जो है VLSI का यूज किया गया था। किसका? VLSI का यूज किया जाता था, ओके। तो मतलब अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीज़ यूज किया जाता, पता नहीं अभी क्या वाला, दिमाग दूसरा जगह चला गया था, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब। क्या होगा? आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। कुछ जो लास्ट 15 सेकंड था ना, मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी फॉर दैट। आंसर हो गया वैक्यूम ट्यूब। क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब जो है से आपका और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था। आइए थोड़ा सा आपको चर्चा कर देते हैं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1946 से 1959 तक है, देख लीजिएगा। दूसरी बार में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पर ट्रांजिस्टर आप लोग यूज किए थे। टाइम पीरियड तो पूछेंगे नहीं, फर्स्ट जनरेशन वगैरह का पूछ देते हैं, ज़्यादा है नहीं ना, इसीलिए जनरेशन कोड थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाँचों से पूछ भी सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट देख लीजिएगा 1946 वाला है। उसके बाद थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, जिसका आविष्कार कौन किए थे? जेम किल्बी किया था इंटीग्रेटेड सर्किट, या जेम किल्बी जो है से आपका आविष्कार किए थे इंटीग्रेटेड सर्किट का। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो VLSI रखे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको आप लोग माइक्रो प्रोसेसर वगैरह बोल सकते हैं। अब पूछा जाता है डायरेक्ट कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है से कब शुरू हुआ था, तो आंसर याद देखिएगा 1970 के दशक में, या 1971 जो है उसका टाइम पीरियड है। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा। यही VLSI का बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म आप लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI का यूज करते हैं। अब बहुत सारा फंक्शन करना होता है ना, आप लोग बहुत सारी चीज़ पर काम करना था कंप्यूटर में, तो अब ULSI जो है यूज होता है वर्तमान में, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन तो आप लोग देख लीजिएगा, सारा चीज़ यहाँ पे ध्यान से पूछा जाता है, कौन कौन जो है जनरेशन में क्या क्या यूज किया गया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को माइक्रो प्रोसेसर भी दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, और सेम चीज़ है। लास्ट में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा, जो कि VLSI का ही आपका बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। आंसर इज वैक्यूम ट्यूब। कल एक जो है क्वेश्चन डाला था आपको कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पे, वहाँ पे पूछा था कि जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में हुआ था यूज, उसका स्पीड कितना था। तो हर एक लोग इसका गलत आंसर बता रहे थे। सही आंसर होगा 333 माइक्रो सेकेंड। क्या होगा? 333 माइक्रो सेकेंड। इसका स्पीड इतना था, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आता है, देख लीजिए सारा चीज़। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू सी वेब पेजेज। वेब पेज क्या होता है? बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पेज होता है वेब पर। वेबसाइट पर देखिएगा बहुत सारा जो एक खोलते वेब पेज होता क्या है, वेबसाइट पर अगर जो चीज़ खोलते हैं जो चीज़ दिखता है उसको पेज आप लोग बोलते हैं। एक लाइन दिखता है ऐसे, एक पेज वगैरह, दूसरा फिर नेक्स्ट दबाते हैं तो अगला पेज आ जाता है, तो पेज तो समझते होंगे। तो बहुत सारा कलेक्शन ऑफ जो पेज हो जाएगा तो उसमें वेब पेज बोल दीजिएगा। वेबसाइट पर जो पेज होता है उसको वेब पेज बोलते हैं। तो बहुत सारा कलेक्शन होगा, तो उसको देखने के लिए आप लोग किसका यूज कीजिएगा? साइट का, होस्ट का, लिंक का, या फिर ब्राउजर का। लिंक देखिए किसी वेबसाइट का होता है, तो लेकिन इसको यूज आप लोग देखने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका यूज करके आप लोग किसी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक तरह का लिंक होता है, URL होता है। क्या होता है? एक तरह का URL बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी एक वेबसाइट का एड्रेस, तो लिंक वही होता है। तो आप लोग यूज कीजिएगा ब्राउजर। जैसे ब्राउजर में गूगल क्रोम वगैरह का नाम आप लोग दे सकते हैं, ओपेरा मिनी वगैरह हो गया। ये सब ब्राउजर पॉपुलर है, जिसका यूज करके आप लोग किसी वेब पेज को देख सकते हैं। साइट वगैरह तो वही होता है जो विजिट किया हुआ साइट है आपका। होस्ट वगैरह आप लोग हैं जहीं पे कोई
डेटा वगैरह एक्सेस वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग होस्ट के जैसा काम करते हैं। देख लीजिए कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर के एग्जांपल है, ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम जो कि बहुत फेमस है, सफारी वगैरह हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये सारा कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर के एग्जांपल है। तो याद रखिएगा, सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन जो है वेब ब्राउजर है, कौन कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्राफिक्स ऑफ गुड क्वालिटी। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफिक्स वगैरह क्या है। आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग को मैं आपको PDF दे दिया, जिसको मान लेते हैं आपको प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दुकान में जाइएगा, बोलिए कि भाई प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं आपको बहुत सारा इमेज वगैरह सेंड कर दूँ, बहुत सारा इमेज कर दूँ, तो आप लोग उसको जो है ना, आप लोग उसको प्रिंट कराइएगा तो उसका इमेज अच्छा नहीं आएगा, मतलब कलरफुल नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ नहीं आएगा। तो गुड क्वालिटी का ग्राफिक्स वगैरह प्राप्त करना है कि इमेज वगैरह, ठीक है। कोई अगर मान लेते हैं मैप वगैरह है, तो आप लोग जनरली ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जब कलरफुल रहेगा तो हर चीज़ आपको पता चलेगा। मैप वगैरह में अलग अलग कलर यूज होता है, बाउंड्री वगैरह के लिए, ठीक है, अलग अलग डॉटेड लाइन वगैरह यूज होता है अलग अलग के लिए, तो सब अलग अलग कलर का भी होता है। तो जब तक उसको अलग अलग कलर में नहीं रहेगा, सब एक कलर का रहेगा, तो आप लोग को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा कि आखिर है क्या। तो उसके लिए आप लोग को क्या चाहिए होता है, प्लॉटर चाहिए होता है, ठीक है। तो प्लॉटर जो है वो गुड क्वालिटी का ग्राफिक्स वगैरह दे सकता है। तो कहीं भी मैप वगैरह प्रिंट कराया जाता है तो प्रिंटर से नहीं कराया जाता, उसको आप लोग प्लॉटर से का यूज किया जाता है। ओके, प्लॉटर का यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, ठीक है। अब लेजर देखिए, लेजर प्रिंटर को थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह सारा बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे प्रिंटर दो तरह का होता है। क्या होता है, प्रिंटर जो है दो तरह का होता है। लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्पीड रहता है, ज़्यादा स्लो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इतना टाइम से देख रहे होंगे तब तो हैबिट बन गया होगा ना। देखिए होता क्या है ना कि मैं भी पहले सर का लेक्चर देखा करता था तो दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो अगर कंटिन्यू रहिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लीजिएगा, जो प्रिंटर्स होता है दो तरह का होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट मतलब टच करके प्रिंट करेगा, नॉन इम्पैक्ट मतलब होता है बिना टच के हुए प्रिंट कर देगा। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी कि कौन कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है या कौन कौन नहीं है, ऐसा ऑप्शन डाल देगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डिजिबल प्रिंटर हो गया, उसके बाद ड्रम प्रिंटर्स हो गया, चेन प्रिंटर्स हो गया और बैंड प्रिंटर्स हो गया। ये सारा जो है लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंतर्गत आते हैं और सारा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन तरह का होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है और थर्मल प्रिंटर होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट वगैरह। ओके ओके, योर आंसर इज प्लॉटर। ओके, याद रखिएगा। लेजर का एक फुल फॉर्म भी होता है ना, लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगेन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रख लीजिएगा, आपको साइंस में भी काम कर जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स आर नीडेड टू कनेक्ट इंटरनेट कनेक्शन। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई कंप्यूटर वगैरह को इंटरनेट कनेक्शन से आपको कनेक्ट करना है तो किसका यूज कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को जो असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि फैक्स करने के लिए, क्या करने के लिए, फैक्स करने के लिए, अब तो चलता नहीं है, किसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से किसी कंप्यूटर वगैरह में बोला था इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, जो इसको डिस्कस करूँगा क्वेश्चन को डिटेल में, फैक्स करने के लिए। तो हमको लगता है डिस्कस भी कर दिया होगा, तो क्वेश्चन डिस्कस किया था, आया था प्रीवियस ईयर में। उसी तरह से क्वेश्चन है कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या 4 चीज़ चाहिए। टेलीफोन लाइन चाहिए, मोडेम चाहिए, कंप्यूटर ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, मोडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दैट इज PDA चाहिए या फिर ISP चाहिए। टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर या फिर PDA चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ISP चाहिए, मोडेम भी, टेलीफोन लाइन चाहिए एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए, देखिए किसी भी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट कनेक्शन से आपको कनेक्ट करना है तो वहाँ पे आपको एक टेलीफोन लाइन चाहिए। अगर मोडेम यूज करें तो बिना टेलीफोन लाइन के काम कैसे करेगा, टेलीफोन लाइन चाहिए। कंप्यूटर के बिना काम कैसे चलेगा, मोबाइल फोन और कंप्यूटर नहीं रहेगा तो इंटरनेट कैसे चलेगा, ऐसे ही हाथ में लेके चला दीजिएगा। अब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, यानी कि जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, जैसे कि जियो वगैरह होगा, लाखों करोड़ों जो है डॉलर वगैरह खर्च होते हैं इसको इंटरनेट प्रोवाइड कराने में। तो आप लोग नॉर्मल इंसान का तो बस की बात तो है नहीं। तो जियो वगैरह आप लोग कंपनी सुने होंगे, जियो हो गया, आइडिया, वोडाफोन वगैरह हो गया, ओके, एयरटेल वगैरह हो गया। तो ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोग क्या करें, कोई चीज़ को एक्सेस वगैरह कर सके, ठीक है, मनोरंजन कर सके, आप लोग रील्स और शॉर्ट्स देख सकें, अपना एंजॉय कर सके लाइफ, ठीक है। चलिए, तो टेलीफोन लाइन हो गया। ओके, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, याद रखिएगा, पूछ जाता है। PDA होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अलग अलग वीडियो में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिगर दिखा के समझाया था, ठीक है। तो सारे रिवाइज करते रहिए भाई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन लाइन, TMCI। क्या होगा, TMCI, इसको देख लीजिएगा। टेलीफोन लाइन चाहिए, मोडेम, कंप्यूटर एंड ISP चाहिए। जो JIO जियो होता है, जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे बस जियो नहीं बना दिया कि जियो, ठीक है, फुल फॉर्म होता है। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मुकेश अंबानी बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। क्वेश्चन 7 आता है, टू सेलेक्ट होल कॉलम इन एक्सेल शीट। एक्सेल मतलब बात किया जा रहा है MS एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया गया एक तरह का, आपको देखने को मिलेगा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब एक तरह का आप लोग को देखिएगा डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। डेटा प्रोसेसिंग, ध्यान दीजिएगा, डेटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ये। वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड आ जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर पूरा कॉलम वगैरह का सिलेक्ट करना है, बहुत सारा कॉलम वगैरह बताया था ना एमएस एक्सेल में, आपको बताया था इस तरह का जब सीट होता है, ओके, रेंज वगैरह बहुत सारा सेल वगैरह का, ग्रुप ऑफ सेल। तो इसमें बताया था कि यहाँ पे आप लोग देखिए होगा ABCD वगैरह लिखा हुआ था, 1 2 3 वगैरह लिखा हुआ था, तो A1 वगैरह ऐसा बताया था आपको। तो अलग अलग जो था से अगर पूरा कॉलम वगैरह को सिलेक्ट करना है तो आप किसका यूज किया जाए, Ctrl+A का, Ctrl+F10 का, Shift+स्पेस बार या फिर Ctrl+स्पेस बार। करेक्ट आंसर होगा आपका Ctrl+स्पेस बार। तो Ctrl+ अगर स्पेस बार अगर दबा दिया जाए इसको, Ctrl+स्पेस बार अगर स्पेस बार या स्पेस बटन बोल दीजिए, तब जो क्या हो जाएगा, यह होल कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। एक तरह का जो एमएस एक्सेल है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक तरह का डेटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर है। बहुत सारा कैलकुलेशन वगैरह, अगर पाई चार्ट वगैरह बनाना होता है, डेटा वगैरह आप लोग को बनाना होता है, ओके, कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, ठीक है, लिस्ट वगैरह बनाना है, बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह का कार्य जैसे एमएस एक्सेल में किया जाता है। एक तरह का जितना भी सॉफ्टवेयर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सब जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराई है, ओके, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। Ctrl+F10 होता है किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है। Ctrl+E जो होता है, जैसे कि जनरली अगर एमएस वर्ड वगैरह में है और या एमएस पावर पॉइंट वगैरह यूज कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे Ctrl+A दबाने पर जो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो जहाँ पे भी रहेगा और जितना भी डॉक्यूमेंट एरिया रहेगा आपका जहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाता है। यानी कि ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज करते हैं। Ctrl+A जो F10 है वह आपको मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है, जो होता है किसी विंडो को। करेक्ट आंसर ये Ctrl+स्पेस बार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एमएस एक्सेल, ओके, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक तरह का, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग बोलेगा तो आप लोग आंसर लगा लीजिएगा एमएस वर्ड। वेब क्रॉलर, नाम तो सुना ही होगा, वेब क्रॉलर इज अनदर नेम ऑफ, वेब क्रॉलर किसका नेम है, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर या फिर वेब मैनेजर। ये वेब क्रॉलर आखिर होता क्या है, वेब क्रॉलर ना देखिएगा एक तरह का वेब ब्राउजर का चीज़ है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर है तो इसका दूसरा नाम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, दूसरा नाम पूछा है, ठीक है। एक नाम से इसको संतुष्टि नहीं है, पूछना चाह रहा है कि दूसरा नाम क्या है इसका, बता दीजिए। चलिए, इसका दूसरा नाम होता है वेब स्पाइडर। क्या होता है, वेब स्पाइडर के नाम से यह जाना जाता है, वेब क्रॉलर इसका नाम है, ओके। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टली देखिएगा एक तरह का लिंक डायरेक्टरी में बहुत सारा लिंक वगैरह होता है। ऑप्टिमाइजर देख लीजिए कि क्या होता है, अगर कंप्यूटर में एक क्वेश्चन ही पूछता है कि कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन का क्या तात्पर्य है, तो कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन का तात्पर्य है कि अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को पहले से बेटर करना। तो उसके लिए आप लोग ना देखे होंगे, जो आप लोग एंटीवायरस वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि आपका जो है फाइल भर गया है, ऑप्टिमाइज कीजिए, ठीक है, क्लिक कीजिए। तो ऑप्टिमाइज मतलब आपका परफॉर्मेंस, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बेटर करना, उसी को ऑप्टिमाइज कहा जाता है। वेब स्पाइडर इज द अनदर नेम ऑफ वेब क्रॉलर, एक तरह का वेब ब्राउजर है, इसी तरह से जिस तरह से आप लोग ओपेरा मिनी वगैरह देखे थे। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इंटरनेट पर सामग्री को डाउनलोड वगैरह आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारा होता है, ठीक है। क्रॉलिंग का अर्थ होता है खुद स्वयं से स्वचालित, यानी कि सेल्फ रूप से जो चलता है ऑटोमेटिकली। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोप्राइटरी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी मतलब होता है मालिकाना, यानी किसी के द्वारा बनाया गया है तो उस पर उसका मालिकाना हक है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं आपका उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है उसका, ठीक है। तो बताइए कि कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोप्राइटरी है, मैक OS X, हैको, विंडोज़ या फिर MS DOS। देखिए इस तरह का थोड़ा चीज़ समझा देते हैं कि प्रोप्राइटरी या फिर मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है जिसमें आप लोग चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं, कुछ पैसा वगैरह लेकर आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, 365 सब्सक्रिप्शन, तो 365 सब्सक्रिप्शन में आप लोग विंडोज़ का मिल जाता है 365, जिसमें बहुत सारा आप लोग काम वगैरह कर सकते हैं, MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS ऑफिस वगैरह, ओके, MS वर्ड वगैरह सारा चीज़ दे दिया जाएगा एक, ठीक है। तो उसको दे दिया जाता है, तो उसके बाद आप लोग एंजॉय करते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही है, मालिकाना बना दिया है तो उसमें आप लोग जनरली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का होता है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा। MS DOS वगैरह भी जो मैक वगैरह चलता है वगैरह, पता होगा आपको। MS DOS जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी डेवलप किया गया है, और DOS डिस्क का होता है, DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, डायरेक्ट पूछ देगा कौन डेवलप किया है। विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, देख लीजिएगा, यही विंडोज़ है आपका है, साइन है, विंडोज़ 8 वगैरह, 10 वगैरह, 11 वगैरह भी आ चुका है। फेडोरा है, उबंटू है, मैक OS देख लीजिएगा, और फिर एंड्रॉयड है जो कि आपको मोबाइल फोन वगैरह में चलता है, ठीक है। एप्पल का iOS वगैरह पे चलता है, ओके। तो देख लीजिएगा
वो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसको 1975 में फाउंड किया गया था। जो पहला विंडोज था, पहला विंडोज वर्जन था 1985 में इसको लॉन्च किया गया था। 2015 जब आया था उस समय विंडो 10 को लॉन्च किया गया था और 2021 में भी देखिएगा प्रेजेंट में चल रहा है विंडो 11। तो विंडो 11 नहीं, विंडोज 11, सॉरी फॉर दैट। ओके, देख लीजिएगा सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग ले दे देगा, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की यूज टू हाइड और रो इन एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में किसी रो को अगर हाइड करना है तो उसके लिए क्या यूज कीजिएगा, इसके लिए आप लोग Ctrl+9 दबा दीजिए। क्या कीजिए, Ctrl+9 दबा दीजिएगा तो आपका सीधे सीधे जो है हाइड हो जाता है एक्सेल सीट। ओके, एक्सेल सीट वगैरह, ओके, याद रखिएगा। MS Excel वगैरह सारा चर्चा तो हो चुका है। Ctrl+9 हाइड करना है, Ctrl+9। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बताइए कि इनमें से कौन जो है बाकी से अलग है। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क या फिर BIOS। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। तो बताइए कि बाकी इसमें से कौन अलग है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क और SD सब क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, कुछ कुछ स्टोर डेटा करके रखता है। तो BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बाकी से अलग है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आखिर करता क्या है, एक तरह का देखिए आप लोगों ना बॉर्डर जैसा कार्य करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। सबसे पहले तो यही याद रखें, BIOS इज अ फॉर्मवेयर दैट, एक फॉर्मवेयर है जो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से आप लोग देखिएगा कि कौन कौन चीज़ से आप लोग को पता करना है कि अच्छे से डिवाइस कनेक्टेड है और काम कर रहा है या नहीं। CPU, रैम, कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, CD-ROM वगैरह, डिस्प्ले वगैरह सारा चीज़, मॉनिटर वगैरह होता है डिस्प्ले, तो सारा चीज़ ठीक से कनेक्टेड है कंप्यूटर की नहीं, ठीक है, ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं, ये सब का चेक करने का काम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए लिखा हुआ है टेस्ट सिस्टम डिवाइसेस, और सारा सिस्टम डिवाइसेस को चेक करता है। और इसके लिए एक सर्विस आता है पोस्ट। क्या आता है, पोस्ट। अगर पूछेगा आपको पोस्ट की पोस्ट क्या है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता कौन है, वही BIOS ही परफॉर्म करता है। बहुत ही सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ध्यान रखिएगा। पोस्ट का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ दें, ओके। इनिशियलाइज द सिस्टम डिवाइस, बहुत सारा सिस्टम वगैरह देखिएगा उसको स्टार्ट कर देता है जब BIOS होता है। कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते हैं आप लोग उसका CPU कार्य करने लगता है, ओके। माउस वगैरह में आपका कनेक्शन वगैरह चला जाता है, ओके। कीबोर्ड वगैरह का आप लोग धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होने लगता है, तो हर एक चीज़ जो है आपका कार्य करने लगता है। तो सारा फंक्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का ही होता है, जिसको BIOS बोलते हैं। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक कौन थे। डगलस इंजलबर्ट, चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट जावास्की या फिर एडवर्ड रॉबर्ट, कौन थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको माउस ना है, डगलस इंजलबर्ट इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक थे डगलस इंजलबर्ट। कंप्यूटर माउस में आप लोग देखिएगा जो होता है 3 बटन नॉर्मली होता है, ओके। उसमें लेफ्ट बटन होता है, क्या होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक बीच में स्क्रोलर होता है। क्या होता है, स्क्रोलर यूज होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 3 बटन नहीं होता है। लेफ्ट क्लिक मतलब क्या होता है, लेफ्ट क्लिक मतलब होता है कंप्यूटर माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार क्लिक करना। राइट क्लिक मतलब 1 बार क्लिक करना होता है राइट बटन को, ठीक है। स्क्रोलर वेब पेज को अप या डाउन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं ना, इसको स्क्रोलर का यूज, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, कंप्यूटर माउस का आविष्कारक हो गया डगलस इंजलबर्ट। बाकी अगर यहाँ पे माउस आ गया है तो कीबोर्ड बता देते हैं। कीबोर्ड के जो आविष्कारक थे उनका नाम था क्रिस्टोफर, क्या था, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स है, तो क से कीबोर्ड होता है, तो क से आपका देख लीजिएगा उसके आविष्कारक का भी नाम भी है, तो याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज किनको क्या बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज जो है इनको जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और सबसे पहले बनाए थे कंप्यूटर, उसका नाम एनालिटिकल इंजन था, याद रखिएगा। एनालिटिकल इंजन जो सबसे पहले बनाए थे उसके बाद में जाके मतलब कंप्यूटर बना था। तो एनालिटिकल इंजन पहला इंजन डेवलप किया गया था इनके द्वारा, ओके। एडवर्ड रॉबर्ट जो है ना, एडवर्ड रॉबर्ट, ये जो है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है। नाम तो सुने होंगे, पर्सनल पीसी नाम सुने हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। तो उसके जो है आविष्कारक यही है, फादर मतलब फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यही कहे जाते हैं, ठीक है। आपका जो लैपटॉप एक तरह का PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह के जैसा यूज करते हैं, ओके, लैपटॉप वगैरह। तो एडवर्ड रॉबर्ट हो गया। अगर PC यहाँ पे बता दिया पर्सनल कंप्यूटर, थोड़ा सा फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी याद रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आप लोग एडवर्ड रॉबर्ट को बोलते हैं ना, एडवर्ड रॉबर्ट को बोलते हैं। तो डेटा याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस ये बोले जाते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर बोली जाती है और मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोली जाती हैं, ठीक है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। सारा डेटा ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डगलस इंजलबर्ट is the inventor of computer mouse. Let's move to the question number next, which of the following is the most important part of the computer. कंप्यूटर का जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है।
हार्ड डिस्क, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउट डिवाइस। थोड़ा सा सोचिए कि आपका जो बॉडी है उसका सबसे मेन पार्ट कौन है, ठीक है, मेन पार्ट कौन है बताइए, सबसे मेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोचिए थोड़ा सा, समझ में आया? आ गया। दिमाग आपका जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। दिमाग काम करना बंद करेगा तो उस आदमी का पूरा जिंदगी बर्बाद, ठीक है। अगर देखिए किसी आदमी का दिमाग खराब हो गया तो उसका सारा बॉडी फंक्शन, जो बॉडी होता है ना, सारा फंक्शन होता है। जैसे किसी का देखिएगा कि दिमाग खराब है तो अजीब अजीब हरकत करता है। तो हर एक फंक्शन जो होता है ऐसे आपका माइंड के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह से जो कंप्यूटर में सीपीयू है, वह सीपीयू आपका जितना कंप्यूटर होता है उसका हर एक चीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ओके, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, इसलिए तो इसको आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ओके, हार्ड डिस्क वगैरह सारा हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, आंसर हो गया सीपीयू। एक चीज़ याद रखिएगा, सीपीयू का एक पार्ट होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है सीपीयू के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको कैलकुलेट करके देता है कौन? सीपीयू का एएलयू पार्ट ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। गीगा का मतलब बताना है आपको, ये गीगाबाइट में कितना बाइट होता है। ऐसा देखिएगा वन, अगर देखिएगा केबी वगैरह या जीबी वगैरह में देखिएगा 224 होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे ले लिया है 1000, ठीक है। 224 को जस्ट 1000 ले लिया है, तो उस हिसाब से समझिएगा आप लोग ना, तो ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं हो पाता है। ओके, तो 1 जीबी में बताइए कितना बाइट होगा? 1 जीबी में कितने बाइट होगा? 1 जीबी में कितना होता है? अगर मानिए तो 1000 होगा आपका एमबी, क्या होगा? 1000 एमबी। और 1000 एमबी में कितना होता है? आप पावर में लिखूंगा ना, 1000 एमबी में होता है, फिर से एमबी में 1000 केबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमबी में हो जाता है आपका केबी, तो 3 था तो पावर 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे केबी हो गया, ठीक है, किलो बाइट। और किलो में कितना होता है? 10⁻³ होता है, तो 3 आएगा और 6, 3 और 6 9 हो गया, तो 10⁹ बाइट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें देख लीजिएगा गीगा में कितना होता है? 10⁹ बाइट्स हो गया। क्लियर? समझा दिया, समझ में आ गया होगा? इसको डायरेक्ट देखिएगा, ठीक है। मेगा अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, और किलो बाइट यूज होता है ना, इसको याद रखिएगा, 10⁻³ किलो बाइट। 10⁻³ को किलो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए, आंसर इज 10⁹। ओके, थोड़ा सा चीज़ याद रखिएगा, कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे लिया नहीं हूँ। जो बाइट और बीट होता है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। बीट होता है ना, वो शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। कंप्यूटर जो है से ऐसा लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो 0 1 को अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा जितना भी चीज़ आप लोग देते हैं तो कीबोर्ड उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देता है ना, उसके बाद वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बहुत सारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, सी वगैरह, C++, तो ये सबको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप लोग असेंबलर और का आप लोग को याद होगा, असेंबलर और कंपाइलर वगैरह यूज वगैरह करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, आंसर होगा 10⁹ बाइट। बाइट जो होता है स्टोरेज का यूनिट होता है ना, बाइट स्टोरेज का यूनिट होता है, और जो बीट होता है वो कंप्यूटर में वर्ड का लेंथ को बताता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, शब्द की लंबाई बोलेगा तो बीट में आप लोग नापिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन मेमोरी इसको किसको कहा जाता है? रैम को, ई रैम को, ईपी रैम को, या फिर रोम को। जो मेन मेमोरी होता है वह रैम होता है। क्या होता है? रैम होता है। फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। जो वर्तमान में आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी काम करता है वह रैम होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है, वोलाटाइल मतलब होता है कोई चीज़ उड़ जाने वाला, जैसे पेट्रोल वगैरह उड़ जाता है, देखता है वोलाटाइल लिक्विड है, उस तरह से वोलाटाइल मेमोरी है, खत्म हो जाता है। कैसे? जब भी आप कंप्यूटर वगैरह में जाइएगा, पावर ऑफ हो गया, किसी तरह से शॉट डाउन हो गया आप कंप्यूटर, ओके, तो उस केस में जो डेटा आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे होंगे वो आपका डिलीट हो जाता है। इस काम होता है रैम का। मेन फंक्शन होता है जब वर्तमान में कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो जिस मेमोरी का आप लोग यूज करते हैं वह रैम होता है। अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिएगा, एक कैश होता है, CACHE, एक कैश मेमोरी। इसका CHE लिखा हुआ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है कैसे होता है। एक तरह का हिडन मेमोरी होता है, अब एक रैम का ही पार्ट होता है। तो जब CPU अपना प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा होता है तो डेटा वगैरह कैश से लेता है, क्योंकि कैश जो है डेटा को बहुत फास्ट ट्रांसफर करता है। और आपको पता होगा जैसे आप कंप्यूटर को 2+ कितना भी डेटा दीजिए, फटाक से इनपुट लेता है और आउटपुट तुरंत देता है। तो उसको फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, तो डेटा भी उसको कहीं से फास्ट ऑब्टेन होगा तभी तो फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा। तो कैश मेमोरी जो होता है बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है, जिसके चलते जो है कंप्यूटर एबल हो पाता है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। करेक्ट आंसर इज रैम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज टू रिसीव हार्ड कॉपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। गायब है यहाँ पे, मैनेज कीजिए।
तो बताइए कि हार्ड कॉपी अगर प्राप्त करना है तो किसका यूज कीजिएगा। अब इसको एग्जाम्पल तो समझाते हैं। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, वह एक सॉफ्ट कॉपी है। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। तो जब उसको आप लोग जाइएगा दुकान में और उसको बोलिएगा भाई इसका हार्ड कॉपी दीजिए, क्या चाहिए? हार्ड कॉपी। तो बहुत लोग तो समझ नहीं पाएगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन जो समझदार होगा तुरंत आपको प्रिंटर में लगाएगा, प्रिंटर बोलेगा कि डॉक्यूमेंट भेजो, भेजो डॉक्यूमेंट, बोलेगा भेजो या भेजिए बोलेगा, जो भी बोलेगा वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद आप क्या करेगा, प्रिंटर का यूज करके आप लोग निकाल के उसको पेज पर दे देगा। तो वो आपका क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। दो चीज़ होता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को आप लोग टच कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे ना कि हार्डवेयर कौन है और सॉफ्टवेयर कौन है। तो हार्डवेयर एक चीज़ ऐसा चीज़ होता है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा चीज़ होता है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंट किससे करेगा भाई? प्रिंटर से करेगा, दैट सिंपल, प्रिंटर से करेगा। बाकी स्कैनर, स्पीकर और रिकॉर्डर सारा इनपुट वैसे एग्जाम्पल है। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है कि डेटा लेता है। उसके बाद स्पीकर क्या करता है? इसको भी डेटा जो है स्पीकर वगैरह है ना, या स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा क्योंकि ये बोलता है तो साउंड बाहर निकलता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होगा, माइक्रोफोन में आप लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है रिकॉर्डर जो है डेटा रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो उसमें डेटा लेता है, तो एक तरह का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेता है तो इनपुट और देता है तो आउटपुट। सॉरी फॉर दैट, स्पीकर और माइक्रोफोन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोचिए कि आपका घर के आसपास स्पीकर लगा हुआ है, पूरा शादी हो रहा है, ठीक है, और पूरा नागिन डांस हो रहा है, पूरा गाना बज रहा है नागिन नागिन, तो वहाँ स्पीकर से बहुत सारा साउंड आ रहा है, तो साउंड बाहर से निकल रहा है ना भाई। तो बाहर से निकल रहा है जिसका मतलब क्या हो गया? आउटपुट हो रहा है, ओके। और आप लोग सोचिए माइक्रोफोन, जो आप लोग कंप्यूटर में बात करते हैं तो मोबाइल फोन का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे माइक्रोफोन लगा होता है जो कि आपका साउंड को भेजता है। और जब आपका कान के पास लगा के जब बात करते हैं, ओके, मस्त पूरा, तो वहाँ पे जो है वो आपका वहाँ पे स्पीकर वगैरह होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ओके। ऐसे साउंड कर दीजिएगा तो स्पीकर खुल भी जाता है, तो अलग चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा, ओके। हार्ड कॉपी को आप लोग प्रिंटेड आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। प्रिंटेड आउटपुट इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ हार्ड कॉपी। अनवांटेड ईमेल और जंक मेल इज कॉल्ड। अनवांटेड ईमेल को क्या बोलते हैं बताइए? तो अनवांटेड ईमेल अगर आप फोन और खोलिएगा तो आपको एक बार दिखाया था, तो उसको बम्प, फाइटबैट, स्पैम या फिर वॉर्म बोला जाता है। इसको आप लोग बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम। और स्पैम फोल्डर भी होता है, जो अनवांटेड आपका ईमेल होता है वह स्पैम फोल्डर में चला जाता है। इसको याद रखिएगा। दो चीज़ याद रखिएगा, जो आपका ईमेल है वह एक सर्विस काम करता है जिसका नाम है पॉप सर्विस। पॉप सर्विस होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पे ईमेल कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है ना कि ईमेल किस पे कार्य करता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पे कार्य करता है। ईमेल के आविष्कारक माने जाते हैं रे टॉमिल्सन को, लेकिन एक भारत के पर्सनालिटी है सी वदुराई। तो पूछेगा कि सी वदुराई जो है किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, तो ये ईमेल के आविष्कार से ही जुड़े हुए हैं। ईमेल में ई का क्या मतलब है? तो ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, आंसर इज स्पैम ना। और कुछ चाहिए? सब चीज़ तो हो गया, पॉप सर्विस वगैरह, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लीजिएगा, द रिलेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस इज फ्रॉम। बोला जा रहा है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है उसका रिलेशन किससे है, यानी कंप्यूटर वायरस का संबंध किससे है, इससे है या किससे है? डस्ट पार्टिकल को कंप्यूटर वायरस बोल देंगे, हार्डवेयर को बोलेंगे, प्रोग्राम को बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो देखिए, कंप्यूटर वायरस जो होता है, पहले बताया था कि वायरल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, फुल फॉर्म होता है एक तरह का प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोग्राम बनाया जाता है। तो अगर किसी को मैसेज या कि भी ईमेल के थ्रू या किसी के कैसे भी आपको कंप्यूटर में अगर डाल दिया जाए, तो आपका उस खुद को रेप्लिकेट कर लेगा अपना, उसका आपको जो कंप्यूटर में उसको चेंज कर देगा, अपने आप को रेप्लिकेट करके डेटा वाला कहीं पे सेंड कर देगा। अलग अलग फंक्शन के लिए वायरस बनाया जाता है, ओके, हैक वगैरह करने के लिए। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो यह एक तरह का प्रोग्राम ही होता है, अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। वायरल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब इसको खत्म करने के लिए आप लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, माउस, कीबोर्ड या फिर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसिंग तो एक क्या इनपुट डिवाइस है? नहीं। या तो जैसे प्रोसेसिंग में काम करता है, तो प्रोसेसिंग में कार्य करता है, तो इनपुट डिवाइसेस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क वाला देखिएगा, इनपुट आउटपुट दोनों है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के जैसा कार्य करता है। माउस इनपुट और माउस और कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है ही। तो इसको याद रखा जाए, माइक्रो प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट एन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ओके। यहाँ प्रोसेसिंग में काम करता है यह। फ्लॉपी डिस्क दोनों है, इनपुट आउटपुट दोनों। माउस और कीबोर्ड प्योरली इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कौन इनपुट है या कौन नहीं है, तो सारा याद रख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो रिवाइज कीजिएगा, तो बहुत वहाँ पे बता चुका हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू का कौन पार्ट है?
तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं जब क्वेश्चन पिछला डिस्कस किया था तो मैं बताया था कि जो एलयू होता है वो क्या करता है, सीपीयू के लिए जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन होता है परफॉर्म करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा जो सीपीयू का पार्ट है। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस वगैरह जो है एक तरह का सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, प्रिंटर तो अलग से लगाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो आप लोग सीपीयू देखते हैं, सीपीयू वगैरह कंप्यूटर की बात करता हूँ, सीपीयू नहीं, जो आप लोग कंप्यूटर देखते हैं उसका मेन पार्ट 4 ही होता है। क्या होता है, मेन पार्ट 4 ही होता है। और 4 पार्ट में क्या क्या आता है, कंप्यूटर का माउस हो गया, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया और एक हो गया सीपीयू। इस 4 के बिना कंप्यूटर का काम आप लोग नहीं कर सकते। इस 4 के बिना कंप्यूटर में काम वगैरह नहीं होता है। ये 4 जो होता है ऐसे इंपॉर्टेंट जो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कहा जाता है। और बाकी सारे पार्ट जैसे कि आप लोग प्रिंटर ऐड कर दिए, ओके, स्पीकर वगैरह ऐड किए आप लोग साउंड को मजा लेने के लिए, ओके, बहुत सारी चीज़ अगर ऐड कर दिए आप लोग, ठीक है, जॉयस्टिक वगैरह, तो ये सारा जो अगर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आप लोग अलग से कोई आप लोग पार्टिकुलर काम के लिए लगा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ होता है से आपको देखने को मिलेगा पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाता है। किसमें, पेरिफेरल डिवाइसेस में होता है, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो अलग से डिवाइस आप लोग लगाते हैं अपने कोई पार्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, उसको पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखा जाए। ALU इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि है द डिवाइसेस लाइक माउस एंड कीबोर्ड फीचर यूज टू इंटर इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर आर नोन एज। जो तो आप डिवाइस देख रहे हैं माउस या कीबोर्ड वगैरह, ठीक है, माउस से भी डेटा एंटर करते हैं आप लोग, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह, क्रिटिकल यूजर इंटरफेस वगैरह कुछ चीज़ होता है, वो चर्चा किया था एक बार। तो माउस का यूज करके भी आप लोग डेटा एंटर कर सकते हैं और कीबोर्ड का भी यूज करके कर सकते हैं। कीबोर्ड में कितना बटन होता है, जनरली 104 से 108 आप लोग होता है कीज वगैरह, ठीक है। फंक्शन की संख्या 12 होता है, F से लेकर 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, थोड़ा कुछ याद होना चाहिए। तो ये सब डेटा एंटर करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो ये सारा आपको कितना बता चुका हूँ, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो कहीं से डिस्कस कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह क्वेश्चन आता है, ओके। तो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ वेब। वेब कहने का यहाँ पे तात्पर्य वर्ल्ड वाइड वेब से है ना, वर्ल्ड वाइड वेब से कहने का तात्पर्य है कौन आविष्कारक है। वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, स्टॉलमैन या फिर चार्ल्स बेबेज, कौन है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको लॉन्च किया गया था 1989 में ना, टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है भाई आपको लोग के लिए। 1989 में इसको लॉन्च किया गया था। वो पर्सन थे टिम बर्नर्स-ली। कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। बिल गेट्स तो बताया था माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। लेडी एडा लवलेस है मदर ऑफ कंप्यूटर कही जाती है और फर्स्ट प्रोग्रामर भी कही जाती है। वेब से जुड़े हुए हैं टिम बर्नर्स-ली। अगर आपसे पूछ दें कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तब क्या हो जाएगा। इंटरनेट जो है से सारा इंटरनेट का पिताश्री है। जो आप लोग इंटरनेट देखते हैं जितना भी या इंटरनेशनल नेटवर्क, सब नेटवर्कों का पिताश्री है इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क बोलते हैं या पिताश्री है। इसको भारत में इंटरनेट जो है 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट लाया गया था। उससे पहले आप लोग इंटरनेट यूज नहीं करते थे, ठीक है, समझ गए। तो याद रखिएगा। फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो विंडसर्फ को कहा जाता है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और फादर ऑफ www टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। www कब आया था, 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। बाकी साथ तो देख ही लिए आप लोग, क्या चाहिए अब। व्हाट इज डक डक गो। डक डक गो क्या है, डक डक गो एक सर्च इंजन है या फिर सोशल इंजन है, कंप्यूटर है एक तरह का, या फिर स्पीशीज ऑफ डक यानी कि बत्तख की प्रजाति है, ओके। डक है या डकलिंग है पता नहीं क्या है, बताइए। एक तरह का डक डक जो गो है एक तरह का सर्च इंजन है। क्या है, डक डक करते करते कहीं भी चले जाइए, सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले मैं भी इसमें गड़बड़ किया करता था, ठीक है, तो कभी इसमें डिफरेंस ना अलग पार्ट अगला पार्ट में बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है डिटेल में, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इसका आंसर याद रखिएगा, डक डक गो जो है एक तरह का सर्च इंजन है, ओके। चलिए, ओके, इसको डायरेक्ट याद रखिए। इसका तो डायग्राम लेना चाहिए था, मतलब फिगर इमेज लेना चाहिए था, लिया ही नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब ब्राउजर। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा डक डक गो कैसा दिखता है ना। डक डक गो जो है कैसा दिखता है, पता चला कि केबीसी में गए आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या है, बताइए। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब ब्राउजर, क्या है, बताइए कि इनमें से कौन है कि वेब ब्राउजर का एग्जांपल है। क्रोम, सफारी, ओपेरा और ऑल ऑफ दिस। मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल चुका होगा। मेरा सारा जो वेब ब्राउजर थे को बताया था, तो उसका मैं वहाँ पे इमेज लिया था, सॉरी एक स्लाइड लिया था, उसमें सारा आप लोग को दिखा दिया था कि कैसा कैसा होता है। तो सारा ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस आर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स, ठीक है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 25 पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको बताना है कौन है, .com, .gov, .net या फिर जो ऑल ऑफ दिस। देखिए डोमेन नेम वगैरह आप लोग देखे होंगे, हर एक जो है से आप लोग का डोमेन नेम के अंतर्गत आता है। जो .com है कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है। उसके बाद
बताऊंगा डोमेन नेम क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। .gov अपना गवर्नमेंटल वेबसाइट वगैरह की यूज होता है, जो कोई भी गवर्नमेंट वगैरह होता है तो आप लोग देखे होंगे .gov.in लिखा होता है, ठीक है, IN फॉर इंडिया डिनोट करता है। इनिटी आप लोग को नेटवर्क डोमेन नेम होता है, बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया ना, तो वहाँ से तो क्या बन जाता है, वहाँ पे जो है आपका इनिटी दिया जाता है। ओके, तो ऑल ऑफ दिस इसका नाम होगा करेक्ट डोमेन नेम है। डोमेन नेम देखिएगा, जो आप लोग www अगर वेबसाइट पे जाइएगा तो www के बाद अगर जाइएगा, उसके बाद नेम होता है आपका जो होता है डोमेन नेम होता है। उसके बाद अगर ईमेल वगैरह देखिएगा तो जो @ के बाद जो साइन होता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ वगैरह होता है, डोमेन नेम वगैरह आइडेंटिफाई किया जाता है किस तरह का, किस चीज़ पे आप लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन नेम से। यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताया कि आप लोग तो फीडबैक देते नहीं, पता नहीं लगता है सो गया है। गर्मी में थोड़ा सा तबीयत वगैरह भी मेरा खराब हो गया था, इसलिए जो बीच में जो है ना लेक्चर थोड़ा सा आपको स्लो पड़ गया था, ठीक है। 2 लेक्चर आप देने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक आते हैं तो जी जरूर लिखें, अपना फीडबैक भी जरूर दें, अपेक्षित है आपसे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।